आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सेगमेंट ग्रुप में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसमें पहला नियम कहता है कि आपतित किरण जो होती है वो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और एक अभिलंब होता है, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये अगर दर्पण है तो ये आपतित किरण हो गई जो दर्पण पर आती है, और जब वापस आती है वो परावर्तित किरण, और जो सीधा होता है वही अभिलंब होता है जिसको नॉर्मल बोलते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, पहला नियम। दूसरा कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी कि ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसको आई से सूचित करते हैं आपतित किरण आपतन कोण को और परावर्तन कोण को आर से। अब प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, पहला तो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो परिभाषा थोड़ा सा अंतर होता है कि अगर वास्तविक है तो मिलती है प्रतीत होती है, मिलती है, और काल्पनिक है तो मिलती हुई प्रतीत होती है। बस सेम इसी में से परिभाषा बना सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब और क्या हो सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है इसको हमेशा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। याद रखना है कि प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है वस्तु की अपेक्षा, और ये सीधे रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पे होगा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे इस बिंदु स्रोत का आभासी कहिए या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी है तो इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी है तो प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा, और जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो इसको दर्शाया जाता है डॉट लाइन से, हमेशा बिंदु से या डॉट लाइन से या टूटी रेखा से कह सकते हैं, यानी कि आप उसको ऐसे दर्शा सकते हैं टूटी रेखा से। अब आगे दर्पण क्या होता है। दर्पण वह पृष्ठ, वह वस्तु जिसमें परावर्तक पृष्ठ इस प्रकार का हो कि परावर्तित किरण आपतित किरण की प्रतिकृति हो, वही दर्पण कहलाता है। अब ये दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन, तो एक हो गया गोलीय दर्पण और दूसरा समतल दर्पण। ऐसे एक और होता है पैराबोलिक, लेकिन ऐसे आप कभी दो ही पढ़ना है, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। अब पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण होता है क्या है। तो गोलीय दर्पण जो होता है गोल होता है, आप कह सकते हैं गोलीय दर्पण ये गोल होता है, पूर्णतः गोल होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, जिसके एक भाग पर कलई होता है। कलई का मतलब कह सकते हैं ये दर्पण है तो ये कलई किया हुआ है, ये कलई किया हुआ भाग है, और ये परावर्तक सतह हो जाएगा इधर वाला, और ये पेंटिंग भाग हो गया। पेंटिंग भी क्या किसका होता है, तो ध्यान रखना है जिसके एक भाग पर पारे की कलई होता है या रेडियम, या कह सकते हैं कि रेड ऑक्साइड का लेप होता है, दोनों में से कोई एक का ही लेप हो सकता है, और दूसरा भाग परावर्तक की तरह कार्य करता है जहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट करता है। अब ये गोलीय दर्पण है, इसमें क्या क्या हो सकता है, तो इसमें एक ध्रुव होता है जो दर्पण का मध्य बिंदु कह सकते हैं, ये ध्रुव है। ये जो है ये इसको कह सकते हैं कलई है, इसको आप कलई कह सकते हैं, कलई, कलई वाला भाग है, पेंटिंग का भाग है, ये हो गया। अब हाँ, यहाँ पे समझना है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कैसे पहचानेंगे। तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, यानी कि इसको हम अवतल दर्पण कहेंगे। जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है इसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें ये जो रेखा है इसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो सेंटर है इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको आप डबल सी से भी
सी डॉट सी से भी सूचित करते हैं। इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आगे बढ़ते हैं, ध्रुव क्या होता है। अब इसमें समझिए कि ये जो ध्रुव है, ये ध्रुव क्या होता है। तो ध्रुव जो होता है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसमें एक वक्रता केंद्र होता है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मिलेगा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का जो केंद्र होता है उसी केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और बीच में एक वक्रता त्रिज्या भी होता है। देखिए यहाँ से जो है ये इसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक दर्पण की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस दर्पण का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इसमें मुख्य अक्ष भी होता है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहें या चाहे मुख्य अक्ष है, दोनों एक ही होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। द्वारक क्या होता है, दर्पण के उस भाग का व्यास जिससे प्रकाश परिवर्तित होता है तो उसके व्यास को कहते हैं द्वारक। इसमें एक होता है मुख्य फोकस जहाँ से प्रकाश जाती है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण तो सतह पर मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है मिलती हुई प्रतीत होती है उसी वस्तु उसी बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। यानी ये कहा जाए कि अगर ये दर्पण हुआ अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष है और दर्पण के समानांतर जाके जहाँ से कटेगा इस बिंदु को, इस कटान बिंदु को फोकस कहते हैं। फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम फोकस दूरी छोटा एफ से सूचित करते हैं और मुख्य फोकस को बड़ा एफ से। और दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल हो गया, एक उत्तल होता है। तो अवतल दर्पण वही होता है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। इसके हम अवतल दर्पण को अभिसारी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अनंत से आने वाले किरणों के एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। यहाँ से हो गया ये दर्पण है तो कलई किया हुआ भाग है, ये परावर्तक सतह जो धंसा हुआ है, यहाँ से ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया और इसको आप फोकस दूरी भी कह सकते हैं जिसे छोटा एफ सूचित करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जाएगा वो वक्रता त्रिज्या जो कैपिटल आर से सूचित करते हैं, ये पी ध्रुव हो गया। अब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है ज्यामितीय दर्पण के रूप में। क्यों किया जाता है, क्योंकि निकट रखी वस्तु का सीधा बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसका प्रयोग टॉर्च में, वाहन के हेडलाइट में या सर्च लाइट में परिवर्तक के रूप में होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रकाश के स्रोत को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है और ऐसा रखने पर परिवर्तन के बाद प्रकाश का समानांतर केंद्र प्राप्त होता है। इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग वाहन के हेडलाइट में होता है। अब अगला ये 3 नंबर अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ और कहाँ हो सकता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर द्वारा जो रोगी का नाक कान गला जो चेक करते हैं उसमें होता है, क्योंकि वहाँ पे लाइट एक बिंदु पर एकत्रित होगा तो ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। तो कारण यही है कि इसी की जांच के लिए रोगियों के नाक कान गले दांत इत्यादि जांच में किया जाता है। क्यों, क्योंकि वह प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों के एक छोटी सी जगह पर केंद्रित कर देता है। अवतल दर्पण का प्रयोग और कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग जो होता है सौर भट्टी में सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ऊष्मा होता है, तो सूर्य से आती ऊष्मा ऊर्जा को छोटी जगह पर केंद्रित करने में किया जाता है और उससे प्राप्त जो ऊष्मा होता है इसका उपयोग कई प्रकार के उपयोग लिए जाते हैं। जो ऊष्मा होता है इसका उपयोग सोलर सेल में भी किया जाता है, सोलर कुकर में भी किया जाता है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। अभी तक हमने देखा कि अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। उत्तल दर्पण, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ जिस गोलीय दर्पण का, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल को अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि यह आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अब यहाँ देख सकते हैं ये परावर्तक सतह है, ये ध्रुव हो गया और इसको आप कह सकते हैं ये जो हो गया ये उत्तल दर्पण हो गया। अब यहाँ से फोकस हो गया, मुख्य फोकस इसको कहते हैं, कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। ये वक्रता केंद्र सी या आप इसे सिंगल सी से भी सूचित कर सकते हैं, सेंटर हो गया, या डबल सी का मतलब हो गया वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब इसके जो बीच की दूरी होती है वो छोटा एफ होता है, जिसे फोकस दूरी कहते हैं। और इसके बीच की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये जो दूरी होता है इसको आप बड़ा कैपिटल आर से सूचित करते हैं, यानी कि ये वक्रता त्रिज्या होता है। तो अब यहाँ से आपको मिलेगा आगे पढ़ने के लिए। अभी तो पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण डेफिनेशन पढ़ लिए कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या है। अब यहाँ से उत्तल दर्पण मैंने पढ़ा तो फिगर थोड़ा सा एरर है, फिगर में अवतल दर्पण ही बन गया है। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है। ऐसे जान लीजिए कि उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है इसमें परावर्तक सतह जो है वो धंसा हुआ होता है ऐसे, और ये परावर्तक सतह जो है उठा हुआ होता है, कलई के भाग धंसा हुआ होता है। अब यहाँ से हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष। अब यहाँ से प्रकाश आएगा, यहाँ वापस जाएगा, आपतित किरण परावर्तित किरण, ये हो गया। तो इसके बारे में अगले दिन चर्चा करेंगे और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है इसको भी हम देखेंगे। तो आज का इतना ही, फिर मिलेंगे अगले